हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल का मिशन गोवा, बोले पीएम ने दिया आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट, इस बार आएगा असली बदलाव। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने की बगावत, निर्दलीय होकर लड़ेंगे चुनाव, वीआरएस लिया लेकिन नहीं मिला कांग्रेस से टिकट। सपा में शामिल हुए योगी सरकार के एक और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल में बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार, हाल ही में बीजेपी से दिया था इस्तीफा। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, 30 उम्मीदवारों का नाम शामिल, गंगोत्री से पंडित विजय बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारा। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गोवा विधानसभा चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि गोवा के लोग कांग्रेस बीजेपी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आम आदमी पार्टी को ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी ने हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया और सीबीआई से लेकर ईडी सारी रेड कराई गई। हमारी 400 फाइलों की जांच करने के लिए कमिश्नर तक बनाया गया, लेकिन एक भी गलती नहीं मिली। What have they done? क्या आप मुझे बताओ क्या क्या काम किया उन्होंने? What are they telling? Then the same thing at the same time they say people from Delhi come here and they only boost. दो चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी says they have done something in 5 years. What have they done? Can you please enlighten me? Infrastructure, proper roads and what? रोड्स तो टूटी पड़ी हैं। आप चलो मेरे साथ। वो फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं अभी तो फ्लाईओवर कितने साल बन गया वो फ्लाईओवर? फ्लाईओवर तो बहुत डैमेज है। कितने सालों में उन्होंने फ्लाईओवर बनाया। दिल्ली में हमने कई फ्लाईओवर बनाए, कॉस्ट से कम, जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे आधी कॉस्ट में बनाए, आधे टाइम में बनाए। यहाँ तो मेरे को पता चला एक वो ज़्वारी ब्रिज है, इट इज़ डबल्ड, कॉस्ट इज डबल्ड। और क्या क्या बता रहे हैं वो, क्या काम किया उन्होंने? वो बोल रहे थे फ्री पानी फ्री कर दिया। आपका आता है पानी का बिल? आता है, अभी भी आता है। आप सबका आता है पानी का बिल? झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे खाते हैं। किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। सीएम चन्नी अपने भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते थे। मनोहर सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस भी लिया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद पंजाब के मानसा, मोगा, मलोट और बस्ती पठाना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं में असंतोष है और सूत्रों का कहना है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चन्नी के भाई मनोहर सिंह को टिकट नहीं दिए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने मनोहर सिंह की जगह पार्टी के मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी की उम्मीदवार का समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनोहर सिंह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी राज्यों ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लगातार जायजा ले रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे हैं और सीएम योगी ने केजीएमयू अस्पताल में पहुंचकर कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया है और अस्पताल कर्मचारियों से बात की है और सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति के बारे में जाना और कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए। देश और दुनिया में आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने 2 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण ने पिछले दिनों नौकरी से वीआरएस लेकर रविवार को बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि असीम अरुण के पिता ने दलित वंचितों के लिए काम किया है, पुलिस में रहते हैं। इनके पिता ने गुंडों से लोगों को बचाया है। जब मेरी बात असीम अरुण से हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। और असीम अरुण ने कहा है कि पहले नेता गुंडों को छोड़ने के लिए फोन करते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साथ छोड़कर नेताओं के दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी को छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए थे। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। इन पर यूपी के पूर्वांचल हिस्से में साइकिल की रफ्तार यानी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। और दारा सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आज लखनऊ में उनके समर्थकों को रोका गया है और उन्होंने कहा है कि चौहान समाज के सभी नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मंच पर मौजूद, सूची पहले पढ़ दी गई, सभी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए चौहान समाज और सभी समाज के सम्मानित नेता, मंच पे मौजूद संजय चौहान जी, राजाराम चौहान जी, विधायक आर.के. वर्मा जी, लल्ले यादव जी, चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सामने उपस्थित। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही दलों के टिकटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच अलीगढ़ के आदित्य ठाकुर ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खुद पर कंट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की है। दरअसल अलीगढ़ के छर्रा से चुनाव टिकट न मिलने पर वे नाराज थे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह से बचा लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। ये सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की है। AIMIM की पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और 1 सीट पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। AIMIM इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में है और उसने प्रदेश की 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस पार्टी ने 2017 का चुनाव 38 सीटों पर लड़ा था, लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। AIMIM को इस चुनाव में 0.24% वोट मिले थे। यूपी के इस साल हो रहे चुनाव के लिए AIMIM ने पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता किया था, लेकिन बाद में राजभर में समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया था। इसके बाद AIMIM यूपी की राजनीति में अकेले पड़ गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने अपने चुनाव की तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से पंडित विजय
बहुगुणा और चमोली की बद्रीनाथ सीट से बीरेंद्र कैरोनी, पिथौरागढ़ की धारचूला सीट से मनोज प्रसाद, अल्मोड़ा की दाराहाट सीट से गणेश कंडपाल, नैनीताल की हल्द्वानी सीट से शोएब अहमद और देहरादून कैंट से डॉक्टर राकेश पाठक को मैदान में उतारा है। दिल्ली में बीजेपी के उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जानी है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी आरपी सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रत्याशियों के संबंध में केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दावेदारों के पैनल पर विमर्श हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, जबकि संक्रमण दर 30% से कम दर्ज किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कुछ दिन तक स्थिति का आकलन किया जाएगा। ऐसा ना हो ये कि अस्थायी तौर पर मामले घट रहे हों। और साथ ही ये भी कहा कि टेस्ट कम होने से केस कम दर्ज नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति को हल्का लक्षण है या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में है तो ऐसे व्यक्तियों को टेस्ट तुरंत करवा लेना चाहिए। दिल्ली में 20,718 20,718 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। और आज का जो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं, जो शाम तक रिलीज़ किया जाएगा, उसमें लग रहा है 17,000 के केस लगभग आने चाहिए। तो क्या सर टेस्टिंग भी जो है, जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो भी लगातार बराबर बनी हुई है या टेस्टिंग कल जो टेस्टिंग हुई है 67,000 टेस्ट हुए हैं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी कोविड टीकाकरण अभियान के आज भारत में 1 साल पूरे हो गए हैं। अब तक कुल 156 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है, जिसमें महिलाओं को लगभग 76 करोड़, ग्रामीणों क्षेत्रों में 99 करोड़ खुराक दी गई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, आज हमारे टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरे हो चुका है। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी ताकत जोड़ दी है। इसमें जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। एम्स भुवनेश्वर के 250 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में डॉक्टर और कर्मियों के पॉजिटिव मिलने के बाद ओपीडी सेवा को सोमवार से बंद करने का फैसला किया है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में उड़ीसा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,177 नए मामले सामने आए हैं। और स्वास्थ्य कर्मियों और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एम्स भुवनेश्वर 17 जनवरी से सभी स्पेशल और सुपर स्पेशलिटी विभागों की वॉक इन ओपीडी सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देगा। संस्थान के 250 से अधिक कर्मचारियों और छात्रों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ये फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पटना सिटी के कंगन घाट स्थित पर्यटक सूचना केंद्र में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल खोला गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल फिलहाल 80 बेड का बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल में जहां 24 घंटे चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति रहेगी, वहीं अस्पताल के सभी बेड
बेड ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़े गए हैं। साथ ही सेंटर में एक्सरे की भी सुविधा बहाल की गई है। सेंटर पर भर्ती मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना सिटी का दौरा कर कंगन घाट पहुंचकर पर्यटक सूचना केंद्र में बने कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन किया है और इस मौके पर जिलाधिकारी ने जहां कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इस संबंध में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 जनवरी तक बंद किए गए थे। सबसे पहले राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं, जिसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी गई थी। राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का कदम उठाया था। वहीं स्कूल कॉलेजों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी गई है और क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेंगी ताकि परीक्षाओं से पहले पढ़ाई का नुकसान ना हो। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 15 तारीख को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त कर दी थीं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होनी थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। गुजरात के पाटन जिले में कोरोना का कहर जारी है। पाटन जिला कलेक्टर सुरप्रीत सिंह गुलाटी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने शनिवार को पाटन के सिविल अस्पताल में सैंपल दिया था तो उनका कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते जिला कलेक्टर सुरप्रीत सिंह गुलाटी होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि पाटन जिले में शुक्रवार 52 और शनिवार को 77 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें पाटन शहर में 2 दिन के 38 मामले सामने आए हैं और पाटन जिला के संतालपुर, सामी और शंखेश्वर तहसील में धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को शंखेश्वर तहसील में 9 में से 3 और संतलपुर में बाबर में 1 मामला सामने आया। 2 दिनों में जिले में 5,914 लोगों की जांच की गई है और गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर 18.36% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण दर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले पखवाड़े में कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा। मौतों का लगातार बढ़ता ग्राफ भी स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। एक पखवाड़े में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 20 मौतें पिछले 5 दिन में हुई है। हरियाणा में फिलहाल 416 मरीज ऑक्सीजन बेड और 149 मरीज आईसीयू और 44 लोग वेंटिलेटर पर हैं। शनिवार को 9,050 नए संक्रमित मिले, जिससे एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 46,720 तक पहुंच गई है। इनमें से 40,095 लोग घरों में ही उपचाराधीन हैं, जबकि 6,625 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटों में 3,743 रोगी ठीक होकर घर लौटे और 7 की मौत हो गई। सोनीपत में 2 और गुरुग्राम, यमुना नगर, अंबाला, भिवानी व फतेहाबाद में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली मेट्रो संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए 2 नई आकर्षक वस्तुएं शामिल की गई हैं। इनमें से एक ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाला ओरिजिनल और दूसरा पूरे देश में इस्तेमाल होने वाली मेट्रो ट्रेनों की 8 मॉडल हैं। खास बात यह है कि पेंटोग्राफ ट्रेन की छत पर लगने वाला उपकरण होता है, जिसका इस्तेमाल ओवरहेड इलेक्ट्रिशियन वायर से पावर लेने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक पेंटोग्राफ जो हाल ही में उपयोग में नहीं रहा, उसका नवीकरण कर प्रदर्शन हेतु संग्रहालय में रखा गया है। मेट्रो ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले पेंटोग्राफ के चित्र के साथ साथ इनकी जानकारी देने वाला एक बोर्ड भी प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि इस समय देश के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं। देश में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को दर्शाने वाली दिल्ली मेट्रो सहित विभिन्न मेट्रो ट्रेनों के 8 कोचों वाले मॉडल को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है।
14 फरवरी को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिलों में भी हलचल दिखाई देने लगी है। पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया पर पंजाब पुलिस के जवानों के साथ साथ 50वीं बटालियन और आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं। उधर हरियाणा सीमा पर भी सिरसा पुलिस सतर्कता बरत रही है। रात करीब 11 बजे जब कड़ाके की ठंड थी तो कुछ ही वाहन चालक ही पंजाब की तरफ से आते जाते दिखाई दिए, लेकिन रोड़ी में गौशाला के पास पंजाब पुलिस व सुरक्षा बलों के द्वारा नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी में जवान पंजाब में एंट्री करने वाले हर वाहन की तलाशी ले रही है और वाहन चालक का नाम पता पूछकर व उसके बारे में जानकारी ले रही है। इधर सिरसा जिले में रोड़ी थाना की पुलिस टीम भी सतर्क दिखाई दी और जवान सदगुरु सिंह और अन्य जवान वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए दिखाई दिए। नालंदा में जहरीली शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। नालंदा के स्टोर समय इलाके के छोटी पहाड़ी मोहल्ला में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में नीतीश के घर में काम करने वाला सुनील कुमार ने शनिवार की रात जहरीली शराब पी ली थी, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और रविवार सुबह उसकी मौत हो गई है। सुनील के पिता विजय कुमार ने भी कहा है कि उनका बेटा अक्सर शराब पीकर आया करता था, मगर उसे शराब कहां से मिलता था इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार के गृह जिले में हुए इससे जहरीली शराब कांड के बाद स्थानीय प्रशासन लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रहा है, वैध शराब और इससे धंधे से जुड़े लोगों की तलाशी कर रहा है। नालंदा के सदर अस्पताल में जहां पर 7 शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपको बता दें कि जहां 7 शवों का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके ठीक बाहर शराब की बोतलें पाई गई हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।